हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं 2024 से 2032 तक अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन फील्ड में जो एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट है वो मोर देन 5% है। इस फील्ड के अंदर जॉब स्टेबिलिटी, हाई पेइंग जॉब और ग्लोबल कैरियर की अपॉर्चुनिटीज है। ये आप गूगल पर जाके भी सर्च कर सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर आप एक जूनियर अकाउंटेंट हो या फिर आप अकाउंट्स के अंदर बेसिक वर्क करते हो और आप टैक्स एक्सपर्ट या टैक्स कंसल्टेंट बनना चाहते हो, एक स्टूडेंट हो और अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन फील्ड में अपना अच्छा बेस्ट कैरियर बनाना चाहते हो, या फिर आप एक बिजनेस ओनर हो जो अपने बिजनेस के अकाउंट्स और टैक्सेशन में नॉलेज लेना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए। हाय, सबसे पहले तो आप ये बात जान लो कि अगर आप अकाउंटिंग का बेसिक वर्क करते हो, यानी कि आप बुककीपिंग का काम करते हो, बैंक सेल परचेस का एंट्री का काम करते हो, तो आप डेटा एंट्री का काम कर रहे हो। इस काम के लिए आपको सैलरी जो है वो मिल सकती है 7,000 से लेकर 12,000 तक की। ये काम आप कोई भी सॉफ्टवेयर जैसे कि टेली हो गया, एक्सपर्ट, सुविट, टेली मार्क, बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसा सीख के आप कर सकते हो। बट इसके अंदर आपकी सैलरी की जो लिमिट है वो 7 से 12,000 तक ही रहती है। आपको इस फील्ड में ग्रोथ के लिए अकाउंट्स के साथ टैक्सेशन का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो आज मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपनी करंट जॉब के साथ टैक्सेशन का नॉलेज लेके अपनी सैलरी हाइक कर सकते हैं, और जो स्टूडेंट है उसके लिए कैसे वो अपनी पढ़ाई के साथ अभी से इस फील्ड के अंदर कैसे अपना करियर पहले से अच्छा बना सकते हैं। बिजनेस ओनर के लिए तो अकाउंट्स एंड टैक्सेशन का नॉलेज मस्ट रिक्वायर है। तो वो अपने बिजनेस के लिए कोई अकाउंटेंट या टैक्स एक्सपर्ट या टैक्स कंसल्टेंट को कैसे हायर करना है उसके लिए, या अपने बिजनेस के इंपॉर्टेंट डिसीजन कैसे ले सके उसकी डिटेल इसको मिल सके। सीनियर अकाउंटेंट, टैक्स कंसल्टेंट या टैक्स एक्सपर्ट बनने के लिए अकाउंट्स के साथ चाहिए टैक्स लॉज जैसे कि जीएसटी, इनकम टैक्स, टीडीएस, टीसीएस और ऑडिट का बेटर नॉलेज। तो आप सोच रहे होंगे कि ये सब हम कहाँ पे सीखेंगे, कहाँ से इसकी डिटेल मिलेगी। तो डोंट वरी, इसके लिए मैं आपके साथ। मैं सुरेश पटेल, टैक्स एक्सपर्ट एंड ट्रेनर एट मंत्रा एंड कंपनी, अहमदाबाद। मैं 2011 से अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और मैं आपको बता दूं अभी तक 2500 प्लस सेटिस्फाइड क्लाइंट को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, और ये नंबर जो है वो अभी भी बढ़ रहा है। तो इसके चलते आप देख सकते हो एक कितना ग्रोइंग प्रोफेशन है। और मुझे 7 साल का एजुकेशन फील्ड का भी एक्सपीरियंस है, जिसमें मैंने अहमदाबाद की वेरियस कॉमर्स कॉलेजेस एंड प्राइवेट कोचिंग क्लासेस में अकाउंट्स और टैक्सेशन का सब्जेक्ट कई स्टूडेंट को मैं पढ़ा चुका हूँ। तो दोस्तों, मेरे इस 10+ इयर्स के एक्सपीरियंस से मैंने बनाया है एक अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। तो इस ट्रेनिंग के बारे में अब मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूँ कि इस ट्रेनिंग में आप क्या क्या सीखोगे, और ये मेरी 100% गारंटी है कि इस ट्रेनिंग के बाद आप टैक्सेशन में एक्सपर्ट बन सकते हैं। ठीक है, तो चलिए समझते हैं हम आपको इस जो ट्रेनिंग है वो हमारी ट्रेनिंग में क्या क्या आपको सिखाएंगे। बेसिकली ये जो ट्रेनिंग हमारी है वो हमने 5 मॉड्यूल में डिवाइड किया है। मैं आपको मॉड्यूल वाइज डिटेल में पूरा बताना चाहता हूँ कि इस ट्रेनिंग में आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा। सबसे पहले आता है मॉड्यूल नंबर 1, जहाँ से हम बेसिक से यानी कि 0 से स्टार्ट करते हैं। ये मॉड्यूल में हम सिखाते हैं अकाउंटिंग विद टैक्स। जी हाँ, अकाउंटिंग विद टैक्स लॉज। टैक्स लॉ के बिना अकाउंटिंग करने का काम जो करते हैं वो करते हैं एंट्रीज का काम खाली। बट जो एंट्रीज आप पास करते हो और जो भी सॉफ्टवेयर का आप यूज करते हो उसमें टैक्स लॉ का जो नॉलेज है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशंस इन अकाउंटिंग इन लॉ। इसमें हम सीखते हैं कि बेसिक टर्म्स क्या क्या यूज होते हैं, क्या क्या टर्म्स जो हमें अकाउंटिंग और लॉ के लैंग्वेज में समझने हैं वो सीखेंगे। देन आता है बिजनेस कॉन्स्टिट्यूशन। तो बिजनेस कॉन्स्टिट्यूशन में कॉर्पोरेट, नॉन कॉर्पोरेट दोनों देखते हैं। जैसे कि कॉर्पोरेट के अंदर प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड कंपनीज, 1% कंपनी वगैरह का जो होता है वो आता है, और नॉन कॉर्पोरेट में आता है इंडिविजुअल, HUF, पार्टनरशिप फर्म वगैरह। तो इस दोनों की सिस्टम जो है वो थोड़ी अलग है। कॉर्पोरेट लेवल में क्या क्या आता है, नॉन कॉर्पोरेट में क्या क्या हमें रूल्स फॉलो करने होते हैं वो सब। ठीक है, ये यहाँ पे जानेंगे। देन आता है रजिस्ट्रेशन एंड लीगल कॉम्प्लियंस, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज इन बिजनेस। कौन से बिजनेस में, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस में कौन सा जो है लीगल रिक्वायरमेंट हमें रहती है, कौन से रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत रहती है, वो सब यहाँ पे हम जानेंगे। लाइसेंसेस रिक्वायरमेंट रहते हैं कई सारे बिजनेसेस में, तो लाइसेंसेस क्या क्या होते हैं, अकाउंटिंग सिस्टम एंड रूल्स क्या क्या होता है वो सब यहाँ पे हम देखेंगे। देन इंपॉर्टेंट होता है जो है डॉक्यूमेंट लिस्ट, जो होता है स्टैट्यूटरी डॉक्यूमेंट। तो हर एक बिजनेस का जब हम अकाउंटिंग स्टार्ट करते हैं या फिर उसका टैक्सेशन का जो है वर्क स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले हमें जानना होता है वो बिजनेस के स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट क्या क्या लगते हैं, वो रजिस्ट्रेशन है या नहीं। तो हर एक बिजनेस का यहाँ पे हम लिस्ट वाइज देखेंगे, एक लिस्ट वाइज के क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट रहती है। ठीक है,
देन सेकंड मॉड्यूल आता है, वहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं यहाँ प्रैक्टिकल अकाउंटिंग विथ टैक्सेशन। प्रैक्टिकल अकाउंटिंग विथ टैक्सेशन, इस मॉड्यूल में हम ट्रांजेक्शन जो होते हैं उसको दो टाइप में डिवाइड करते हैं, रेगुलर ट्रांजेक्शन और स्पेशल ट्रांजेक्शन। अब रेगुलर ट्रांजेक्शन क्या होता है, तो रेगुलर ट्रांजेक्शन होता है जो हम डे टू डे बिजनेस के ट्रांजेक्शन होते हैं वो, जैसे कि सेल किया, परचेज, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, पेमेंट, रिसिप्ट, वो चाहे बैंक से हुआ, कैश से हुआ, वो सारे ट्रांजेक्शन मंथ एंड में हम देखते हैं। सैलरी का ट्रांजेक्शन हुआ, रेंट का जो फिक्स एक्सपेंस वगैरह होता है, वो सारे होते हैं रेगुलर ट्रांजेक्शन। तो रेगुलर ट्रांजेक्शन को किस तरीके से हमें बुक कीपिंग करना है वो देखते हैं, और यहाँ पे विद जीएसटी देखते हैं, जीएसटी के अंदर हमें क्या क्या रूल्स रेगुलर ट्रांजेक्शन में फॉलो करने होते हैं। फिर आता है मंथ एंडिंग में फाइनलाइजेशन ऑफ जीएसटी रिटर्न्स। जीएसटी रिटर्न्स किस तरीके से हमने जो बुकिंग किया, जो डेटा रेडी किया, उससे रिटर्न कैसे हम फाइनलाइज करते हैं। टीडीएस का अकाउंटिंग, टीसीएस का अकाउंटिंग, ये भी जो है वो मंथली प्रोसेस होता है, पर जब ट्रांजेक्शन होता है तब हमें पता होना चाहिए कि इसमें टीडीएस लगेगा या टीसीएस लगेगा, या फिर किस तरीके से हमें वो रूल फॉलो करना है, बराबर। तो ये हम यहाँ पे देखेंगे प्रैक्टिकल अकाउंटिंग के अंदर। फाइनलाइजेशन होता है टीडीएस और टीसीएस की लायबिलिटीज, कैसे हमें टीडीएस पे करना है, कौन से टीसीएस के हमको कितनी लायबिलिटीज है, पार्टीज के लेजर वेरिफिकेशन करने हैं, जैसे उसके बाद हम रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं अकाउंट्स पेएबल और अकाउंट्स रिसीवेबल। पार्टीज यानी कि हमारे कस्टमर हो गए और हमारे सप्लायर हो गए। सप्लायर जो होते हैं हमारे, उसको हमें पेएबल यानी कि पेमेंट करना होता है, तो उसके टर्म कंडीशन के हिसाब से 40 डेज वगैरह क्या क्या होता है, वो सारी चीज़ हम यहाँ पे देखते हैं। तो इसमें हमें जो भी प्रैक्टिकल का मतलब ये होता है कि हम यहाँ पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स पे काम करें। आपको जो भी सिखाया जाएगा वो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ पार्टीज के लेजर किस तरीके से मैनेज करने हैं, कैसे वेरिफिकेशन करने हैं, अकाउंटिंग पेएबल्स और रिसीवेबल का रिपोर्ट्स कैसे तैयार करना है, टीडीएस और जीएसटी के जो रिटर्न्स होते हैं वो कैसे फाइनलाइज करना है, वो हम आपको जीएसटी के पोर्टल पे जाके, टीडीएस के पोर्टल पे जाके प्रैक्टिकली सिखाएंगे। ठीक है, तो ये है सेकंड मॉड्यूल में। दूसरा जो है वो हमारा है स्पेशल ट्रांजेक्शन। तो अभी तक जो हमने देखा वो था रेगुलर ट्रांजेक्शन, जो डे टू डे हर एक बिजनेस में होते हैं। स्पेशल ट्रांजेक्शन में बहुत ऐसे कुछ ट्रांजेक्शन होते हैं जहाँ पे हमें बहुत ही ध्यान रखना है, जैसे कि लोन के ट्रांजेक्शन है, लोन का इंटरेस्ट जो है वो हमें फाइनल जब करते हैं अकाउंट, यानी कि एनुअल अकाउंट जब फाइनल करते हैं तब सारे ट्रांजेक्शन हमें देखने होते हैं। एसेट्स का सेल्स किया या परचेस किया उसका ट्रांजेक्शन हमें देखना होता है। कैपिटल गेन का भी कैलकुलेशन करनी होती है। पर्सनल ट्रांजेक्शन फ्रॉम बिजनेस, पर्सनल ट्रांजेक्शन कोई भी पर्सनल पेमेंट कोई भी है वो बिजनेस से किया है तो वो हमें इनकम टैक्स के रूल थ्रू देखा जाए तो बिजनेस के एक्सपेंस के हिसाब से अलाउड नहीं है, तो वो भी हमें यहाँ पे देखना है कि पर्सनल ट्रांजेक्शन है तो उसको कैसे मैनेज करना है, अकाउंट्स में कैसे ध्यान में रखना है। डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन करके डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, डेप्रिसिएशन कितना अलाउड है कितना अलाउड नहीं है, इनकम टैक्स के रूल के हिसाब से हमें कौन सी एसेट्स है उसमें कितना डेप्रिसिएशन लगाना है। रेशियो एनालिसिस भी यहाँ पे हमें ध्यान में रखना है, क्योंकि हर एक इंडस्ट्री का अपना एक आइडियल रेशियो होता है और हमारे बिजनेस के अंदर वो रेशियो मेंटेन होता है या नहीं है, वो भी हमें देखना होता है। कितना परसेंटेज प्रॉफिट हम लेके चलते हैं। कंपेरेटिव जब हम करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करते हैं कि लास्ट ईयर में इतना प्रॉफिट था, लास्ट ईयर में इतना सेल्स का टर्नओवर था, तो उसको हिसाब से हमें किस तरीके से यहाँ पे फाइनलाइज करना है वो रेशियो एनालिसिस के हिसाब से भी हमें देखना होता है। तो ये हम सारी चीज़ें इस मॉड्यूल के अंदर प्रैक्टिकली सीखेंगे। स्टॉक मार्केट के ट्रांजेक्शन, जैसे शेयर मार्केट के अंदर भी कोई पर्सन बिजनेस भी करता है और अपने स्टॉक मार्केट का भी ट्रांजेक्शन करता है, इसमें भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो वहाँ पे कैपिटल गेन लगता है। अब इसमें शॉर्ट टर्म भी होता है, लॉन्ग टर्म भी होता है, इंट्राडे होता है यानी कि स्पेक्यूलेशन होता है, नॉन स्पेक्यूलेशन क्या होता है, ऑप्शन, फॉरवर्ड, ये सारी चीजें होती है स्टॉक मार्केट के ट्रांजेक्शन के हिसाब से, तो उसका भी हमें एक तरीके से अकाउंटिंग करना होता है। ठीक है, तो वो किस तरीके से करते हैं वो सब इस मॉड्यूल के अंदर हम सीखेंगे। देन इस मॉड्यूल का पार्ट आता है, ये हो गए ट्रांजेक्शन की बात, रेगुलर और स्पेशल। अब आता है फाइनलाइजेशन का पार्ट। तो फाइनलाइजेशन में हमें बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन करनी होती है, बैलेंस शीट फाइनलाइज करनी होती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फाइनल करना होता है, पेरोल जो होता है वो भी मैनेज करना होता है, बराबर। पीएफ के कॉम्प्लायंस होते हैं, ईएसआईसी के कॉम्प्लायंस होते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कुछ भी ट्रांजेक्शन है तो वो भी हमें देखने होते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम कोई भी लीगल कॉम्प्लायंस फाइल करते हैं या फाइनल जब एनुअल अकाउंट्स हम तैयार करते हैं तो वहाँ पे बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर ये सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी होती है। जैसे पेरोल क्यों मैनेज करना होता है, तो यहाँ पे पेरोल हमारा जो अकाउंट के सिस्टम होता है वो एक्रोल बेसिस होता है। एक्रोल बेसिस होता है तो मार्च की जो भी सैलरी पेएबल है वो किस तरीके से वो हमें यहाँ पे पेरोल मैनेज करके ही पता चलता है। वैसे तो वो डे टू डे रेगुलर ट्रांजेक्शन में आता ही है, बट फाइनलाइजेशन के पार्ट में हमें देखना होता है कि भाई मार्च की एंडिंग में हमें कितनी सैलरी पेएबल है, वो यहाँ पे हम पेरोल मैनेज करके देख सकते हैं। पीएफ की लायबिलिटीज कितनी है, ईएसआईसी की लायबिलिटीज कितनी है वगैरह, और इंपोर्ट एक्सपोर्ट के जो ट्रांजेक्शन किए हैं तो उसके बारे में भी हमें यहाँ पे जो भी उसके डॉक्यूमेंट लगते हैं, जैसे बिल ऑफ एंट्री है, बराबर, तो वो सारी चीज़ें कस्टम ड्यूटी में से हमने जो भी पे किया है या नहीं किया, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे फाइनलाइज के टाइम पे देखनी होती है। ठीक है,
फिर मॉड्यूल नंबर 3 आता है, वो है हमारा रिटर्न फाइलिंग का। अब रिटर्न फाइलिंग फ्रेंड्स कहाँ से होता है? तो रिटर्न फाइलिंग का मतलब ये होता है कि हमने जो भी बुक कीपिंग्स यानी कि हमारा जो भी अकाउंटिंग्स रिकॉर्ड है, जो भी डेटा है, वो हमें गवर्नमेंट को सबमिट करना होता है। ये होता है रिटर्न फाइलिंग। तो जैसे कि हमारा जो सेल परचेज के ट्रांजेक्शन होते हैं उसके लिए होता है हमारा जीएसटी, बराबर। जो हमारे एक्सपेंसेस वगैरह के जो जिस पे टीडीएस लगता है, जैसे कि कॉन्ट्रैक्टर हो गया, प्रोफेशनल फीस हो गई, रेंट हो गया, सैलरी हो गया, इन सब पे लगता है टीडीएस की प्रोविजन। टीसीएस की प्रोविजन भी अभी सेलिंग और परचेसिंग ट्रांजेक्शन के अंदर होती है, कुछ प्रोडक्ट के लिए टीसीएस का प्रोविजन है। पीएफओ ईएसआईसी के भी रिटर्न हमें फाइल करने होते हैं और इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करना होता है। यानी कि हमारे टैक्स सिस्टम के हिसाब से देखा जाए तो 2 टाइप के टैक्स होते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स के अंदर आता है इनकम टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर आता है जीएसटी और कस्टम ड्यूटी। तो दोनों जो टैक्सेस होते हैं वो हमें सही तरीके से मैनेज करके पूरा अकाउंटिंग तैयार करना होता है, पूरा डेटा तैयार करना होता है और फिर वो डेटा हमें जीएसटी रिटर्न्स के फॉर्मेट में हमें जीएसटी पोर्टल पे फाइल करना होता है। वहाँ पे जीएसटी के कई सारे रिटर्न्स आते हैं, जैसे जीएसटीआर 1 से लेके 2 भी होता है, फिर 3 भी होता है, बराबर। कई रिटर्न्स ऐसा होते हैं जो हमें वेरीफाई करने होते हैं पोर्टल से, कई रिटर्न ऐसा होते हैं कि जो हमें फाइल करने होते हैं, बराबर। कई उसमें कई सारी प्रोसेस होती है, जैसे कि कोई मिसमैच हो गया यानी कि कोई इन्वेस्ट की डिटेल गलत चली गई तो फिर उसको अमेंडमेंट करना होता है और साल के बाद हमें पूरा एक एनुअल रिटर्न भी भरना होता है, जिसको हम जीएसटीआर 9 और 9C बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें यानी कि जीएसटी के जितने भी रिटर्न्स है वो सारे रिटर्न्स यहाँ पे हम कवर करते हैं प्रैक्टिकली। टीडीएस के रिटर्न्स क्वार्टरली फाइल करने होते हैं, टीसीएस के रिटर्न क्वार्टरली फाइल करने होते हैं, पीएफ और एसआईसी के रिटर्न भी हमें जिस तरीके से पेरोल मैनेज करते हैं उस हिसाब से फाइल करने होते हैं, और इनकम टैक्स का रिटर्न। अब इनकम टैक्स के रिटर्न्स के अंदर हमें देखना होता है कि भाई हमारी कंपनी जो है या जो भी हमारा बिजनेस है वो ऑडिट में है या नॉन ऑडिट में है। ऑडिट में है तो किस तरीके से हमें इनकम टैक्स का रिटर्न फाइनलाइज करना है, कैसे उसको इनकम टैक्स के स्लैब के हिसाब से इनकम टैक्स कितना फाइल पे करना है, उसकी प्रोविजन किस तरीके से करने हैं, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे हर एक बिजनेस की, जैसे मैंने पहले बात की बिजनेस कॉन्स्टिट्यूशन की यानी कि कॉर्पोरेट नॉन कॉर्पोरेट, तो हमारे पास ऐसे हर एक बिजनेस का प्रोजेक्ट होता है, जैसे कि प्रोप्राइटरशिप का एक होता है, फिर पार्टनरशिप का होता है, फिर एलएलपी का होता है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का होता है, एचयूएफ का होता है। तो हर एक के अंदर हमें किस तरीके से रिटर्न फाइल होते हैं वो यहाँ पे देखना है। इनकम टैक्स के रिटर्न के फॉर्म भी ITR 1 से लेकर ITR 7 तक होते हैं, उसमें कौन सा फॉर्म लगता है, कैसे हमें टैक्स प्लानिंग करना होता है, कैसे एडवांस टैक्स पेमेंट करना होता है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे कवर करते हैं। मॉड्यूल नंबर 4 आता है, वो होता है हमारा ऑडिट का पार्ट। अब इस ऑडिट के अंदर क्या क्या करना है हमें, तो जैसे मैंने बताया कि इनकम टैक्स के हिसाब से या फिर कंपनीज एक्ट के हिसाब से ऑडिट की प्रोविजन होती है। आप कैसे अपना टर्नओवर कितना होता है उसके बेसिस पे आपको ऑडिट की प्रोविजन लागू होती है, या फिर कंपनीज एक्ट के हिसाब से अगर प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड कंपनी है तो कंपलसरी ऑडिट आता है। तो ऑडिट्स कई सारे अलग अलग से टाइप्स होते हैं, जिसमें कंपलसरी ऑडिट भी होता है और कई ऑडिट ऐसे होते हैं जो बिजनेस अपने फाइनेंशियल सिचुएशन जानने के लिए या फिर अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ऑडिट करवाते हैं। तो मैंडेटरी नहीं है पर वॉलेंटरी वो लोग करवाते हैं। तो ऐसे रिटर्न्स होते हैं, ऐसे ऑडिट जो होते हैं उसको हम बोलते हैं इंटरनल ऑडिट, पेरोल ऑडिट होता है, जीएसटी का ऑडिट होता है, बराबर। टैक्स ऑडिट और स्टैट्यूटरी जो ऑडिट होते हैं वो कंपलसरी में आते हैं। कंपनीज एक्ट है तो कंपलसरी में आते हैं। अगर कंपनीज एक्ट के हिसाब से मतलब कंपनी है यानी कि प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड कंपनी या 1% कंपनी है तो वो कंपलसरी में आता है, उसको ऑडिट करवाने की जरूरत ही रहती है। अब ऑडिट की बात जब आती है तो हर एक के दिमाग में सवाल आता है तो ऑडिट तो भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए ही कर सकता है। हाँ, वो सीए ही कर सकते हैं, बट आपको ये बात जानने की जरूरत है कि सीए जो होते हैं कि उसकी जरूरत हमें कब होती है, जब कंपनीज एक्ट या फिर इनकम टैक्स के हिसाब से कंपलसरी ऑडिट आता है तब, या टैक्स ऑडिट आता है या स्टैट्यूटरी ऑडिट आता है तब वो चार्टर्ड अकाउंटेंट कर सकते हैं। आप इंटरनल ऑडिट जो है, जीएसटी ऑडिट जो है, पेरोल ऑडिट जो है, वो आप टैक्सेशन का पूरा सही तरीके से नॉलेज होने से आप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारे ऑडिट हम सीखेंगे, कितने ऑडिट होते हैं और किस तरीके से ऑडिट की प्रोसेस होती है, कितने कितने डॉक्यूमेंट हमें चेक करने होते हैं और कैसे हमें ऑडिट रिपोर्ट्स तैयार करना होता है। लास्ट और फाइनल जो मॉड्यूल है हमारा वो है MIS रिपोर्ट्स एंड एक्सेल। यस, एक्सेल का भी हमें अभी बहुत ही यूज़ करना होता है अकाउंटिंग फील्ड के अंदर, क्योंकि कई सारे रिपोर्ट्स ऐसे जो होते हैं वो हमें एक्सेल का यूज़ करके करना होता है। तो एक्सेल का आपको पूरा नॉलेज होना जरूरी है। अब MIS रिपोर्ट यानी कि मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम रिपोर्ट्स। कोई भी कंपनी है उसका मैनेजमेंट किस तरीके से चल रहा है उसका एक प्रॉपर रिपोर्ट्स होता है। तो ये रिपोर्ट्स के हिसाब से कंपनी के जो डायरेक्टर जो भी मैनेजरियल पोस्ट पे होते हैं, छोटे बिजनेस होते हैं यानी कि मीडियम सेक्टर उसको बोलते हैं, तो उनके अंदर भी एक एडमिन डिपार्टमेंट अभी होता है, यानी कि उनके ऑनर होते हैं या फिर एडमिन के अंदर कुछ लोग होते हैं, तो वो सारे लोग जो होते हैं वो रिपोर्ट्स पे काम करते हैं।
अब उनको है जो अकाउंट्स का नॉलेज नहीं है, उनको जो है टैक्सेशन का नॉलेज नहीं है, पर उसको कुछ डिसीजन लेने हैं, कुछ मैनेजमेंट के हिसाब से उनको कुछ एक्सपेंशन के डिसीजन लेने हैं, कोई यूनिट जो है चालू किया है तो वो प्रॉफिटेबल है या नहीं है, कोई ब्रांच चालू करनी है, कुछ भी करना है, तो वो सब जो है वो रिपोर्ट्स पे डिपेंड रहते हैं। और रिपोर्ट्स क्या दिखाता है, तो रिपोर्ट्स जो है वो आपका बिजनेस का पिक्चर दिखाता है कि भाई आपके बिजनेस में क्या चल रहा है। वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो अकाउंटेंट या फिर टैक्स एक्सपर्ट ही दे सकते हैं। तो वो MIS रिपोर्ट हम यहाँ पे सीखते हैं। MIS रिपोर्ट कई सारे रिपोर्ट्स होते हैं, मैं यहाँ पे जो मेजर रिपोर्ट है वही आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बट हम अभी यहाँ पे सभी रिपोर्ट सीखते हैं। जैसे अकाउंटिंग रिपोर्ट्स हो गया, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हो गया, इन्वेंटरी रिपोर्ट्स हो गया, और ऑन डिमांड MIS रिपोर्ट, मतलब कि मैनेजमेंट को जिस तरीके से रिपोर्ट चाहिए वो मैनेजमेंट बोलता है कि मेरे को डेटर्स का रिपोर्ट चाहिए, मेरे डेटर्स जो है उसको मैं उसके पास से मुझे कितने दिन में पैसा मिलता है, मतलब कितने दिन तक मेरा उधार का पैसा बाहर मार्केट में रहता है, उसका रिपोर्ट चाहिए। तो वो एक MIS रिपोर्ट हो गया। भाई हम उस पर देखेंगे कि भाई हमारे जो कस्टमर है उसको हम सेल करते हैं, उसके पास कितने दिन में हमारे पास पैसा आता है, बराबर। कि वैसे ही क्रेडिटर्स का रिपोर्ट हो जाता है कि क्रेडिटर को कितने दिन में हम पेमेंट करते हैं। ये वर्किंग कैपिटल के हिसाब से हमें जानना होता है। वर्किंग कैपिटल मतलब कि किस तरीके से हमारा जो इन्वेस्टमेंट जो पैसा है, जो कैपिटल है, वो हमारे पास रहता है, यानी कि बिजनेस में ही इन्वेस्टमेंट होता है, बराबर। तो ऐसे कई सारे MIS रिपोर्ट्स होते हैं जो हम यहाँ पे सीखेंगे, बराबर। और एक्सेल के अंदर बात करें तो एक्सेल के अंदर एडवांस एक्सेल का मतलब होता है कि बेसिक एक्सेल तो सबको आता है। एक्सेल के अंदर स्प्रेडशीट आती है, रो कॉलम आता है, वहाँ पे हम कुछ भी लिख के अपना रिपोर्ट्स बना सकते हैं, अपने कोई भी फाइल बना सकते हैं। ये हो गया बेसिक एक्सेल। बट उसको जैसे कि कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, एडवांस फॉर्मूला है, जैसे कि H लुकअप है, V लुकअप है, पाइवट टेबल है, जिसकी मदद से हम बहुत सारा जो डेटा होता है उसको हम स्मॉल तरीके से किस तरीके से मैनेज करके उसके अंदर से डिसीजन निकाल सके, वो कर सकते हैं। तो वो सारी चीजें हम यहाँ पे सीखेंगे एडवांस एक्सेल में। जैसे शॉर्ट फिल्टर हो गया, कस्टम शॉर्ट हो गया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग हो गया, और मतलब कि बेसिक से लेके एडवांस फॉर्मूला जितनी भी आती है जो हमारे अकाउंटिंग फील्ड के अंदर नेसेसरी है, वो सारी चीजें हम यहाँ पे एक्सेल के अंदर भी सीखेंगे। तो ये 5 मॉड्यूल में मैंने हमारा पूरा जो कोर्स है, पूरी जो ट्रेनिंग है उसके बारे में बात की। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमने कुछ भी नहीं छोड़ा है, सारे टॉपिक जो है वो कवर किए हैं। तो इसीलिए मैं आपको ये गारंटी देके कह सकता हूँ कि अगर आपने इतना सीख लिया तो आप 100% टैक्स एक्सपर्ट बन सकते हो, टैक्स कंसल्टेंट बन सकते हो। आपकी जो भी अभी पोस्ट है, चाहे कि आपका अकाउंटेंट है, तो आप उसमें सैलरी हाइक कर सकते हो, प्रमोशन ले सकते हो। अगर आप अभी शुरुआत ही कर रहे हो तो आप अच्छे से एक सीनियर लेवल की जॉब पोस्ट पे सीधा स्टार्ट कर सकते हो। आप अपना खुद का भी टैक्स कंसल्टेंसी शुरू कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये कोर्स ज्वाइन करना है या ट्रेनिंग ज्वाइन करनी है तो आप हमसे आज ही कॉन्टेक्ट करिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ पे क्लिक करिए, अपना रजिस्ट्रेशन करिए, या फिर स्क्रीन पे दिए गए हुए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट जो है वो यहाँ पे दी गई है, डिस्क्रिप्शन में या स्क्रीन पे भी आपको मिलेगी। आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं, पूरे कोर्स की डिटेल वहाँ पे आप पढ़ भी सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो देर मत कीजिए, आज ही ज्वाइन करिए, आज ही रजिस्टर करिए और आज ही हमें कॉन्टेक्ट करिए। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।